सोचिए, यदि सरकार आपको जीवन जीने का अधिकार दे, लेकिन आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपका रहन सहन कैसा होगा, आपकी निजता क्या होगी, यह सरकार डिसाइड करे, तो आपका पहला रिएक्शन कैसा होगा? क्या केवल सांस लेने का अधिकार जिंदगी जीने के अधिकार में शामिल है? तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक छाता है जिसके नीचे संपूर्ण गरिमापूर्ण जिंदगी व्याप्त होती है। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 21 में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है निजता का मुद्दा, यानी कि निजता का अधिकार आखिरकार क्या होता है, क्या होता है समलैंगिकता का मुद्दा, क्या होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और क्या होती है निःशुल्क शिक्षा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आर्टिकल 21 देखिए, अनुच्छेद 21 जो है हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। आपने देखा होगा, यदि आप कभी बाइक पर जाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपका चालान कर देती है। चालान आखिरकार उसने क्यों किया? क्योंकि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके सिर में चोट आ सकती है, जिससे आपकी हानि हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने गौर किया होगा कि जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो जब उसको मीडिया के सामने लाया जाता है तो उसके सिर पर क्या होता है? एक काले रंग का कपड़ा होता है। आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसे अपराधी जिसकी कम सजा होती है या वो जेल से कुछ समय के बाद बाहर आ सकता है, ऐसे अपराधी के सिर पर कपड़े डालने का मतलब होता है कि जब ये अपनी सजा करके समाज में जाएगा तो इसको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा। तो हमारा संविधान एक अपराधी को भी, यानी कि जब अपराध की जो सजा होती है उसको पूरा करने के बाद बाहर निकलता है तो उसको भी संरक्षण देता है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दिया जाए तो क्या इस कंडीशन में भी उसको जीवन जीने का अधिकार होगा? तो जी नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मृत्युदंड पा लेता है उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया जाता, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उस व्यक्ति की जिंदगी को समाप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति को हालांकि गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन विधि के माध्यम से, स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जिसने जघन्य अपराध किया हो उसको क्या किया जा सकता है? उसकी जिंदगी को विधि के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, ये जो आर्टिकल 21 है ये केवल नागरिकों को नहीं मिला हुआ, बल्कि ये विदेशियों को भी मिला हुआ है। ऐसे कुछ अनुच्छेद है या कुछ मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। तो आर्टिकल 21 उनमें से एक आर्टिकल है। देखिए, यह मनमाने कार्रवाई कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम A.K. गोपालन केस, जो कि 1950 में आया था। देखिए, इसके पीछे कहानी है। A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या की, यानी कि इसको विस्तार नहीं दिया। तो क्या कहा कि जिंदगी रहने का अधिकार होगा। इसमें गरिमापूर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जिंदगी तो पशु पक्षी भी जीते हैं। इसके बाद एक मामला आता है मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वाद, और यह आता है 1978 में। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि मेनका गांधी 1977 में एक युवा पत्रकार थी। उनको भारत सरकार ने एक पासपोर्ट जारी किया था, लेकिन कुछ समय के बाद जो दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, पासपोर्ट अधिकारी, उनका एक लिखित आदेश उनके घर पर जाता है। अब यह देखकर
जो मेनका गांधी थी उनको धक्का लगता है, वे प्रशासन से पूछती है कि आखिरकार उनके पासपोर्ट को जब्त करने के लिए या सरेंडर करने के लिए आदेश क्यों पारित किया है। तो प्रशासन और सरकार ये जानकारी देने से मना कर देती है और कहती है कि यह केवल जनहित का मुद्दा है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है। अब जो मेनका गांधी थी वे चुप रहने वाली तो थी नहीं, वे आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगी। किसका प्रयोग करेगी? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो उसको यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके सीधा कहा जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो मेनका गांधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सरकार भी अपनी दलील रखती है और साथ ही मेनका गांधी भी अपनी बातें रखती है। बाद में ये केस चलता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि पासपोर्ट रखने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है और विदेश में घूमने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट होगा। तो ये एक केस निकल कर आया था। अब हम देखेंगे कि आखिरकार इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, या कौन कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? पासपोर्ट रखने का अधिकार। पासपोर्ट रखने का अधिकार क्या होगा? एक मौलिक अधिकार होगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। दूसरी बात करें विदेशी यात्रा करने का अधिकार, यात्रा का अधिकार। तीसरी बात करते हैं निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। देखिए निजता के अधिकार में एक केस निकल कर आता है जिसका नाम था पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस या वाद कब आता है? 2017 में आता है। इस केस को भी जान लेते हैं आखिरकार क्या था ये केस। 2012 में क्या होता है कि जो पुट्टा स्वामी थे वे कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज हुआ करते थे और वहां से क्या हुआ? उनका रिटायरमेंट हुआ। अब 2014 के आसपास क्या होता है कि भारत सरकार का एक आदेश आता है कि आधार कार्ड के मामले में बायोमेट्रिक्स देनी होगी, लेकिन पुट्टा स्वामी इस बात को नहीं मानते हैं। उनका मानना था कि ये मेरी निजता है, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स या अपने फिंगरप्रिंट कैसे दे सकता हूं। अब सरकार कहती है कि निजता के अधिकार जैसा कोई भी अनुच्छेद या कोई भी मामला भारत का संविधान नहीं देता है। बाद में क्या होता है, ये भी अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हैं और पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। वाद विवाद होता है, साथ में सरकार भी अपनी दलील रखती है, पुट्टा स्वामी भी अपनी दलील रखते हैं और बाद में केस निकल कर आता है निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है और इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। तो यहां से मामला निकल कर आता है। अब बात यह आती है कि आखिरकार निजता क्या होगी। तो निजता की वैसे तो कोई वैश्विक स्तर पर परिभाषा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ऐसे कोई भी काम जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करते हैं वो निजता होती है। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति चारों के अपने घर में बैठकर या चार दीवारी के भीतर बैठकर शराब पिए, जैसे बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी है, और यदि वहां पर कोई व्यक्ति ये कहे कि शराब में अपने चार दीवारी के भीतर पी रहा हूं, ये मेरी निजता है, तो वहां पर अनुच्छेद 21 लागू नहीं होता।
यानी कि सरकारें इसको सीमित कर सकती है विशेष परिस्थितियों में। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यदि कोई महिला कहती है कि उसको गर्भपात कराना है, तो ऐसी कंडीशन में गर्भपात कराना उसकी निजता नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। तो यह था पुट्टास्वामी केस और निजता का अधिकार। चलिए चलते हैं आगे। इसके अंतर्गत और हम पढ़ने वाले हैं निद्रा का अधिकार, यानी कि नींद लेने का अधिकार। आगे बात करते हैं मनपसंद व्यक्ति को शादी के लिए चुनने का अधिकार, यानी कि विवाह करने का अधिकार। विवाह करने का अधिकार किससे? पसंद के व्यक्ति से। भाई ये सुनकर तो काफी अच्छा लग रहा होगा ना कि अनुच्छेद 21 क्या करता है, हमें ऐसा अधिकार दे रहा है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पढ़ेंगे समलैंगिकता का मुद्दा। इसमें हम आईपीसी का सेक्शन पढ़ते हैं और कुछ केस भी पढ़ते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। आईपीसी का सेक्शन 377, हालांकि अब ये चेंज हो गई है, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम हो चुका है। उसके बाद पढ़ते हैं इच्छा मृत्यु का अधिकार। इच्छा मृत्यु का अधिकार जो कि आईपीसी के सेक्शन में 309 के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो आज मुख्य रूप से हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे निजता के अधिकार की, जो कि हमने देख लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं समलैंगिकता, फिर इच्छा मृत्यु की बात करेंगे और फिर निःशुल्क शिक्षा की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे समलैंगिकता की। तो समलैंगिकता के संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे और इस संबंध में कुछ केस भी निकल कर आएंगे जिसको हम देखने वाले हैं। चलिए, तो समलैंगिकता का मुद्दा आगे का क्या है? समलैंगिकता का मुद्दा और अनुच्छेद 21। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अप्राकृतिक यौन संबंध क्या होते हैं। ठीक है, अप्राकृतिक यौन संबंध अप्राकृतिक यौन संबंध जो आईपीसी का सेक्शन है, आईपीसी के सेक्शन की बात करें 377 जो कि अब बीएनएस हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। तो 377 कहता है कि ऐसे कोई भी संबंध जो कि नाबालिग के साथ बनाए जाए, ऐसे कोई भी संबंध जो पशुओं के साथ बनाए जाए और ऐसे कोई भी संबंध जो समलैंगिकता से संबंधित हो, समलैंगिकता से संबंधित हो, ऐसे संबंधों को अप्राकृतिक यौन संबंध कहा जाएगा। हालांकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये दोनों क्या है? अपराध है, इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जबकि समलैंगिकता जो है वो वर्तमान में अपराध नहीं है। अब क्या होता है इसको समझेंगे। इस संबंध में कुछ केस निकल कर आए थे, उस केस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले केस निकल कर आया था नाज फाउंडेशन केस। नाज फाउंडेशन केस, यह केस आया था 2009 में। मामला था समलैंगिकता का। यह मामला पहुंचा सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में। कहां पहुंचा? दिल्ली
हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता कोई अपराध नहीं होगा, यानी कि अपराध नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक केस फिर से निकल कर आता है, सुरेश कौशल केस। सुरेश कौशल केस, या हम वाद भी कह सकते हैं। 2013 में यह मामला आता है और सीधा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अब मजे की बात देखिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपराध है। समलैंगिकता क्या होगी, अपराध होगी। अपराध है। अब यह मामला फिर से कहा जाता है, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है और फिर से एक केस निकल कर आता है, नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह जौहर केस। ये जो केस था ये 2018 में आता है और सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए मजे की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट देगा और कहेगा कि समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है, यानी समलैंगिकता अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सभी व्यक्ति को समान रूप से जिंदगी जीने का अधिकार है और समान रूप से भारत का संविधान सबको समानता प्रदान करता है। तो वर्तमान में क्या है कि जो समलैंगिकता है वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो समलैंगिकता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। आखिरकार किस प्रकार से समलैंगिक संबंध बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 शर्तें लागू की गई। 3 शर्तें लागू की गई। पहली शर्त रखी सुप्रीम कोर्ट में कि जब भी समलैंगिक संबंध बनाए जाएंगे तो नाबालिगों के बीच ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किसके बीच में, नाबालिग, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। दूसरी बात की कि जब भी समलैंगिक संबंध बनाए जाएंगे तो 4 दीवारी के भीतर बनाए जाएंगे, यानी कि पब्लिकली नहीं हो सकता ये काम। तीसरी बात की थी कि दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। दोनों पक्षों की सहमति होना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 शर्तों के साथ समलैंगिकता को मान्यता दे दी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं 307 आईपीसी का सेक्शन जो था 307, जिसमें क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल होगा, इस बात की चर्चा की गई थी। तो अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और इसके साथ ही क्या इसमें मरने का अधिकार भी शामिल है, मरने का अधिकार। और आईपीसी का सेक्शन 309 जो कि बीएनएस हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। अब इसके लिए कुछ केस निकल कर आते हैं। ठीक है, उस केस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले केस निकल कर आया जिसका नाम था रतिनम वाद। क्या नाम था, रतिनम केस। यह केस मुख्य रूप से 1994 में आया था। कहां पर मामला गया, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, यानी कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है
तो उसको आत्महत्या करने से नहीं रोका जा सकता। तो जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। फिर एक केस आता है ज्ञान कोर केस। ज्ञान कोर केस यह 1996 में आता है। अब मजे की बात देखो कि 1994 में क्या कहा कि जो जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, उसमें मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन 1996 का जब केस आता है ज्ञान कोर केस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट देता है और कहता है कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा। फिर एक केस निकल कर आता है मेंटल हेल्थ केयर केस। यह 2017 में निकल कर आता है और इसमें कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार तो शामिल है, लेकिन मरने के अधिकार पर भी कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। क्या थी, चलिए जानते हैं। देखिए, हम एक केस को पढ़ेंगे यहां पर, उससे हम क्लियर कर सकते हैं। केस था अरुणा रामचंद्र शानवाग केस। अरुणा रामचंद्र शाहनवाग वाद या केस। मामला है 2011 का। इस मामले में क्या हुआ कि जो इच्छा मृत्यु थी उसमें कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। शर्तें क्या थी कि भारत में दो प्रकार से हम इच्छा मृत्यु को देख सकते हैं। एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरी होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अब क्या होता है कि सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति असाधारण बीमारी से पीड़ित है, असाधारण बीमारी है किसी को, लेकिन क्या होता है कि वो अपना कार्य खुद कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने निर्णय में कहा। फिर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसी इच्छा मृत्यु की जो व्यक्ति है वह असाधारण बीमारी से ग्रस्त है, असाधारण बीमारी से क्या है, वो ग्रस्त है, और साथ में किस पे है, वेंटिलेटर पर है। यानी कि लाइफ सपोर्टिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यदि व्यक्ति उस पर है और भविष्य में डॉक्टर ये कह दे कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। हालांकि ये केस आया था कॉमन कोज नाम से, उसमें लिविंग विल की बात की गई थी। हाल ही में केस निकल कर आया था, गाजियाबाद का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरीश राणा। 2013 में वो बीटेक कर रहे थे और चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। सिर में कुछ भयानक चोट आई थी जिसके कारण वो कोमा में चले गए थे। अब उनके माता पिता ने लंबे टाइम तक इलाज कराया, लेकिन हुआ क्या, फिर वे पहुंचे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने से मना कर दी। फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यह पहली बार था जब किसी व्यक्ति को कॉमन कोज केस के बाद निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी गई थी। तो यह केस निकल कर आया था। अब बात करते हैं लिविंग बिल की, है ना। हम देख भी लेते हैं, इसके लिए हमने पीपीटी भी लगाई है।
देखिए हमने पढ़ लिया है नाज फाउंडेशन केस को, हमने पढ़ा है अभी, है ना। फिर सुरेश कौशल केस को भी पढ़ लिया है, नवतेज सिंह जौहर केस को भी पढ़ लिया है ना, जो समलैंगिकता से संबंधित था। उसके बाद हमने बात करी, देखिए गानकोर केस, फिर हमने मेंटल हेल्थ केयर केस की भी बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, दया मृत्यु, सक्रिय दया मृत्यु, निष्क्रिय दया मृत्यु, दोनों की बात कर ली है। देखिए एक केस आया था कॉमन कोज केस, कब आया था? 2018 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को लिविंग बिल बनाने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण तरीके से मरने को मौलिक अधिकार माना। कोई भी व्यक्ति अपने स्वस्थ जीवन काल में एक वसीयत यानी कि लिविंग बिल बना सकता है कि यदि वह व्यक्ति भविष्य में कोमा में चला जाए तो उसे मशीनों पर जिंदा नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये केस निकल कर आया था। चलिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। स्रोत क्या है? ब्रिटेन से ली गई है। इसमें संसद की सर्वोच्चता होती है। न्यायालय केवल यह देखता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही थी या नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं विधि की उचित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी चीज कहाँ से अडॉप्ट की गई है। सिद्धांत की बात करें, इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। न्यायालय यह भी देखता है कि बनाया गया कानून अपने आप में न्यायपूर्ण या उचित है और तार्किक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 21 क्लॉज ए की। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 21 क्लॉज ए, इसके लिए एक संविधान संशोधन होता है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आता है और यूपीपीसीएस इस क्वेश्चन को काफी बार पूछ चुका है। इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और सरकार को हिमायत दी गई कि वो 14 साल तक के बच्चों को 6 वर्ष से लेके कब से कब तक? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। अनिवार्य शब्दों पर गौर कीजिएगा, और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। तो ये केस निकल कर आया था। इसके लिए 2009 में क्या होता है कि एक कानून भी बनाया जाता है संसद के माध्यम से। तो हमने लेक्चर को देख लिया है। इस संबंध में हमने 2-3 क्वेश्चन रखे गए हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब जरूर देना है। तो पहला केस है निजता के अधिकार। पुट्टा स्वामी केस पढ़ा है, को किस ऐतिहासिक केस में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? मेनका गांधी केस, पुट्टा स्वामी केस, ज्ञान कौर केस या नाज फाउंडेशन केस? तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखना है। पूरी वीडियो को आराम से देखिए, सोच कर देखिए, समझ कर देखिए, नोट्स बनाइए और फिर इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां और 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिद्धांत प्रमुखता से किस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया था? अरुणा सानवा केस, A.K. गोपालन केस, नवतेज सिंह जौहर केस या सुरेश कौशल केस? तो हमने 3 क्वेश्चनों को देख लिया है, तो इसका कमेंट में आपको जरूर जवाब देना है। तो पूरी वीडियो को इत्मीनान से देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही आपके एग्जाम के लिए कंटेंट काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।